हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे इज़ 19th ऑफ मई और आज के न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली सॉरी, सुबह जो वीडियो है वो अपलोड हो नहीं पाया। ये मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि पता नहीं क्या इशू हो जाता है कई बार। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले जैसे हमारी डिस्कशन स्टार्ट होती है तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आके आप हमें लिख के भेज सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है? इफ़ द लास्ट फ्यू डेकेड्स वर ऑफ एशियाज ग्रोथ स्टोरी, द नेक्स्ट आर टू बी अफ्रीकाज। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका इन रिसेंट ईयर्स। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपने डिस्कस करना है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आप हमें लिख के भेज सकते हैं कहाँ पे? टेलीग्राम पे। और हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है चैनल का वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और उसी में हमारे आईडी का वहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे आप भेज सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट न्यूज़। यहाँ पे देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फ्री कर दिया किसको? यहाँ पे पिरारी वलान को। ये जो पिरारी वलान है वो है कौन? और इसमें 2-3 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये किस चीज़ का है? हमारा GS2 का पार्ट बनते हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो पिरारी वलान है, इनको जो राजीव गांधी डेथ असैसिनेशन केस है, जो असैसिनेशन केस है उसके अंडर ये कन्विक्ट थे। काफ़ी लोग थे, नॉट ओनली पिरारी वलान। तो यहाँ पे ये 19 ईयर्स ओल्ड थे जब इनको पकड़ के लेके जाया गया था। ठीक है जी। तो हुआ क्या था, 2014 में इन्होंने मर्सी प्ली डाली हुई थी बहुत टाइम से, जिसको डिस्पोज ऑफ करने में बहुत डिले हो रहा था। और जिस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई हम डेथ सेंटेंस को क्या करते हैं? कम्यूट कर देते हैं। मतलब क्या है, उसको चेंज कर देते हैं। अभी होता क्या है, थोड़ा टाइम पहले क्या होता है, जो तमिलनाडु की कैबिनेट है, उस कैबिनेट ने क्या किया, हमारे जो गवर्नर जी हैं उनको बोला कि भाई आपके पास आर्टिकल 161 के अंडर पावर है, आप इन लोगों को क्या कर दो? रिलीज़ कर दो। ठीक है जी, क्योंकि अब ये डेथ सेंटेंस जो प्रेसिडेंट के पास पावर रहते हैं वो नहीं है, कोई और पावर है। कहते चलो जी ठीक है, देखते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ कि भाई उनको वहाँ पे 161 यूज़ करना चाहिए था, उन्होंने उस चीज़ को कहाँ पे पास ऑन कर दिया? प्रेसिडेंट जी के पास में भेज दिया। अब प्रेसिडेंट उनको पास नहीं कर रहे। इस चीज़ को देखते हुए 2 साल हो गए। ठीक है जी। और दो साल हो गए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया अभी कि आर्टिकल 142 के अंदर उन्होंने सोचा कि इस चीज़ में हम अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। और आर्टिकल 142 के अंदर जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या लिखा रहता है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव कोई काम नहीं करता तो जुडिशरी जो है वो स्टेप इन करती है और वो रूल्स बनाती है, जो लॉज को मतलब वहाँ पे करार करेगी कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे, है ना, कि पूरी कंट्री में ये चीज़ होनी चाहिए। तो वो एक तरह का, जैसे चाहे लेजिस्लेटिव ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने पास कर दिया, उतनी पावर रहती है प्रेसिडेंट जितनी या पार्लियामेंट जितनी। तो आर्टिकल 142 को वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे होप इसकी चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। मतलब क्या हुआ, पहले पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद में उनकी जो मर्सी प्ली थी वो उसको रिजेक्ट करते रहे। उस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कम्यूट कर दी डेथ सेंटेंस को। फिर उसके बाद में तमिलनाडु की कैबिनेट आई, उन्होंने लिख के दे दिया गवर्नर को, गवर्नर ने उसको पास नहीं किया और गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेज दिया। अब प्रेसिडेंट से को भेजना बनता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसी वजह से उन्होंने क्या यूज़ किया? 142 आर्टिकल और इनको फ्री कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रेसिडेंट के पास देखिए पावर है हर एक जगह पे, जो चीज़ सेंट्रल लॉ के अंडर आती है, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो सेंट्रल लॉ के अंडर आता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है, और वो उसमें पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड गवर्नर के पास पावर है अगर कोई स्टेट लॉ की चीज़ अंडर आती है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेथ सेंटेंस के लिए लेकिन जो पार्डनिंग पावर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर जो डेथ सेंटेंस को वो क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को, नॉट वो पार्डन नहीं कर सकते। फिर 3 नंबर हम अगर बात करते हैं यहाँ पे 3 नंबर में अगर कोर्ट मार्शल की कोई चीज़ है वो भी प्रेसिडेंट के पास पावर है, गवर्नर जी के पास पावर नहीं है। आर्टिकल 142 की अगर हम बात करें, द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज ऑर्डर अगर पास करवाने हो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने, नॉट सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रही, तो हम उस चीज़ में क्या है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 142 अपने ऑर्डर्स को पास करवा सकती है, और उसमें उतनी फोर्स रहती है उन ऑर्डर्स में जितनी किसी लॉ में होती है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया, या फिर किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में होती है जो कि हमारे रियल एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दिया है। तो आर्टिकल 142 यहाँ पे क्या बात करते हैं? इसको सप्लीमेंट किया जाता है आर्टिकल 32, आर्टिकल 141 और आर्टिकल 136 से।
आर्टिकल 32 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 141 क्या है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हो गया हमारा आर्टिकल 141। आर्टिकल 136 क्या होता है, स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये चीज़ को कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम दिया जाता है। और ये वाले जो चीज़ आर्टिकल 142 के अंडर जब सुप्रीम कोर्ट ने आप जो एक्टिव होके जो केसेस में सोल्यूशन निकाले हैं, उसमें जो एक दो केस है जैसे कि यूनियन कार्बाइड केस, जिसमें भोपाल गैस ट्रेजिडी में उन्होंने रिलीफ देने की बात की विक्टिम्स को। नंबर 2 कोल ब्लॉक एलोकेशन केस 2014 में। ठीक है, फिर बैन ऑन लिक्विड सेल ऑन हाईवेज केस। आपको पता होगा कि हाईवेज पे जो लिक्कर है उसको बैन कर दिया गया सेल करना। तो वो सारी चीज़ें किसके स्टेप है, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप लिए। ठीक है, तो ये तो थी पहली न्यूज़। सेकेंड न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं, और सेकेंड न्यूज़ किस चीज़ के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया ओबीसी कोटा फॉर एमपी लोकल बॉडी पोस्ट। देखिए, जो ओबीसी कोटा वो पहले से था, लेकिन वो 14% था, लेकिन अभी उसको 27% बढ़ा के किया गया है लोकल बॉडीज़ के पोल में। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। ठीक है, फिर ये भी किससे रिलेटेड, ये भी GS2 से रिलेटेड है। फिर आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे, कौन है, दिल्ली के अनिल बाइजल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है जी। फिर उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडे इज़ एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। देखिए, जो क्रूड ऑयल है वो हमारी कंट्री में नहीं होता, हम बाहर से मंगवाते हैं। तो उसके लिए हम मतलब क्या करते हैं, हम उसको इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के लिए हमें बाहर क्या देने पड़ते हैं, फॉरेन करेंसी देने पड़ते हैं, डॉलर्स देने पड़ते हैं, जिससे हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में चला जाता है, या फिर हमें बाहर से बोरो करना पड़ता है। इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने बोला कि आप पेट्रोल में या फिर डीजल में क्या करो, एथेनॉल ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करो, एथेनॉल को डालना स्टार्ट करो। और उसमें जो टारगेट है वो कितना दिया गया, पहले टारगेट दिया गया था एथेनॉल ब्लेंडिंग E20 पेट्रोल में बाय 2030, और वो कितनी करनी थी, 20%। लेकिन इस टारगेट को अभी उन्होंने बोला 2030 तक नहीं ये पूरा करना हम ये पूरा करेंगे 2025 तक। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके बारे में और अगर हमें जानना है कि एथेनॉल क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। पहली चीज़, जो एथेनॉल है हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम दी शुगर केन, मेज़, वीट एक्सेट्रा। अब एथेनॉल में क्या होता है कि प्रोड्यूस फ्रॉम दी शुगर केन मोलासिस, इंडिया में हम इसी से करते हैं, और वो फर्मेंटेशन प्रोसेस रहता है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, एथेनॉल को हम मिक्स कर सकते हैं विद दी गैसोलीन, है ना। और एक चीज़ और, एथेनॉल में जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन रहती है, जिसमें कि जो कंबस्चन है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कम्बस्टेबल है वो एक अच्छे वे से। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है एडिटोरियल रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन। देखिए, ये इसमें तो थोड़ा पॉलिटिकल कंसिडरेशन आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इम्पैक्ट ऑफ डिलिमिटेशन क्या होएगा। देखिए, 4 साल फ्रॉम नाउ जो डिलिमिटेशन है, जो प्रोसेस है वो तो होना ही होना, जो सेंसस है। अब डिलिमिटेशन प्रोसेस में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो उस तरह से बढ़ती हैं हर एक स्टेट में जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो जो साउथ वाली स्टेट्स हैं उनका कंसर्न ये है कि हमने तो अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज़ किया है, हमने तो अच्छा काम किया, हमने तो पॉपुलेशन कम की है, लेकिन आप लोग तो हमें फिर पेनलाइज कर दोगे, हमारे पास तो सीट्स कम आएंगी, क्योंकि आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन बेस्ड मार्किंग आउट और रीअरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि भैया तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। मतलब क्या है, जो नॉर्थ वाली स्टेट्स है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ की तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये तो सारा कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन जो साउथ वाली स्टेट्स है वहाँ पे सीट्स कम हो जाएंगी। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, पहली चीज़ तो ये बोला गया है कि इसको तब तक फ्रीज करके रखो जब तक सभी जगह पे जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज नहीं हो जाती। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कॉम्प्यूटेशनल जो मेथड है उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, इसमें इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, और दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू GS2। आगे अगर हम बात करें न्यूज़ के बारे में, इज़ अबाउट दी NRC। दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू GS2। NRC है क्या? देखिए, सबसे पहली चीज़ NRC क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होता क्या है, इस रजिस्टर में सिटीजन्स जो सिटीज़न है हमारे उनके नाम आते हैं। जो सिटीज़न नहीं है, जो इलीगली वहाँ पे एंटर हुए हैं उनको हम नाम यहाँ पे नहीं डालते। लेकिन ये हुआ क्यों था,
देखिए 1951 में तो ये बोला गया था कि हर एक स्टेट का जो एनआरसी है वो होना चाहिए, लेकिन इसमें से असम का ही होता है। वो क्यों? देखिए जब हमारी बांग्लादेश के साथ वॉर होती है 1971 में, तो उस टाइम से लेकर कुछ 1979 या 1985 से लेकर इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा जो बांग्लादेशी लोग थे वो हमारी असम में एंटर हो जाते हैं। उस चीज़ की वजह से जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पे डर जाते हैं, कहते हैं कि हम तो आउट नंबर में हो जाएंगे, मतलब हमारा नंबर कम होएगा, जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो ज़्यादा होंगे, जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। तो उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, असम की स्टूडेंट यूनियन ने प्रोटेस्ट किया बहुत ज़्यादा, जिसका नाम आंसू है। तो उसने बोला कि भाई एनआरसी तो होनी चाहिए और इसकी कट ऑफ डेट रखो, वो है 1971 24 मार्च। इस टाइम पीरियड से पहले अगर कोई बंदा आया उसको सिटीजनशिप देंगे नहीं देंगे वो बात की बात है, लेकिन इस टाइम के बाद में कोई भी बंदा आया वो असम का सिटीजन या इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। इस वजह से अब एनआरसी को हमने इम्प्लीमेंट किया। अब एनआरसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद में हमने क्या देखा, 19.06 लाख जो लोग हैं वो किसके अंडर आ गए, असम एनआरसी के अंडर हमारे हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि वो एनआरसी की लिस्ट में नहीं है, वो बाहर है। तो उनको अभी 120 डेज़ का टाइम पीरियड दिया गया था कि आप फ़ॉरन जो ट्रिब्यूनल्स हमने बनाया वहाँ पे जाइए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, आपको उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा अगर आप वहाँ के लीगल बंदे हो। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू GS3 इन्वायरमेंट सेक्शन। यहाँ पे बात क्या है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, किसने निकाली है, UNCCD ने, जिसकी रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो GDP है इंडिया की वो 2 to 5% कम हो गई है बिकॉज ऑफ द ड्रॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ है ये COP15 की बात की जा रही है। COP15 इस वजह से फोकस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट के बारे में बात हुई थी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन चीज़ को, और भी जो चीज़ है, मतलब वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जो 216 मिलियन पीपल हैं वो माइग्रेट होंगे बाय 2050 बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है वो सबसे ज़्यादा, और जो ड्रॉट के साथ में और चीज़ें जो कवर होंगी वो स्कार्सिटी ऑफ वाटर, डिक्लाइनिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, राइज इन सी लेवल, ऐसी चीज़ें आएंगी। तो इस चीज़ को आपने रिपोर्ट में याद रखना, और रिपोर्ट किसने की है, UNCCD ने की है। और आपने कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि भाई ये जो UNCCD है ये बाइंडिंग होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, ये बाइंडिंग है या फिर नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज़ रिलेटेड टू जयशंकर टू अटेंड ब्रिक्स मीटिंग। हमें यहाँ पे ये हमारी न्यूज़ बनती है GS2 की, और दिस इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, ब्रिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए ब्रिक्स एक एक्रोनिम है जो कि जिसका मतलब है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसको एक्रोनिम को सबसे पहले रिलीज़ किया था जिम ओ'नील ने। उन्होंने बोला था ये इमर्जिंग इकॉनमीज़ है, लेकिन उस टाइम पे 4 थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। उसके बाद में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है और इसका नाम ब्रिक्स पड़ जाता है। और ब्रिक्स में अगर हम बात करें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 6th ब्रिक्स समिट होता है वो होता है फोर्टालेज़ा में, और फोर्टालेज़ा कहाँ पे, ब्राज़ील में, और इसका नाम रखा जाता है फोर्टालेज़ा डेक्लेरेशन। और इस डेक्लेरेशन से एक चीज़ निकल के आती है जिसका नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। डन, इतना समझ में है? ठीक है जी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो, वो किस तरह का बैंक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, जैसे कि IMF है। मतलब अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से न्यू डेवलपमेंट बैंक से सस्ते पे लोन ले सकते हो, सॉफ्ट लोन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन वो किसके लिए काम करेगा, ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए, एशियन कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट द पास्ट 7 years वार्मेस्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है जो पिछले 7 साल है वो बहुत ही ज़्यादा वार्म रहे हैं, और उसको देखते हुए उन्होंने बोला कि ला नीना जो इवेंट है वो थोड़ा बहुत ठंडक पहुँचाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको कम कर सकता है, क्योंकि वो तो सिर्फ पैसिफिक ओशन में आता है, वो भी थोड़े बहुत टाइम के लिए आता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल की खतरनाक बात है कि इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है जी। तो इस टेम्परेचर को देखते हुए उन्होंने क्या बोला कि ये जो टेम्परेचर राइज है ये WMO ने प्रेडिक्ट किया है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इन्वायरमेंट पे काम करना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे और देखें WMO के बारे में, हमें पता होना चाहिए जो WMO वो एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पहली चीज़। इंडिया इसका मेंबर है WMO का, दूसरी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 अगर हम बात करते हैं, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1873 में। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो आपने याद रखना है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है आज हमने पढ़ने वाली, इट इज़ अबाउट GS3, जहाँ पे बोला गया है जो MPCs वर्मा, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के वहाँ पे मेंबर है, उन्होंने ये बोला, कहते हैं जी बहुत ही जल्दी आपको 100 BPS रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जो रेपो रेट है उसको 100 BPS इंक्रीज़ करना पड़ेगा बहुत जल्दी, अदरवाइज़ जो इन्फ्लेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। ये इंक्रीज़ करके होगा क्या,
इससे इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज़ हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन में भी कंट्रोल हो सकती है। ठीक है जी। अब उसके बाद में जो हमारे पास आज न्यूज़ है पढ़ने वाली, वो है विल कट सप्लाई इफ़ यूटिलिटी स्टॉल कोल इंपोर्ट सेंटर। सेंटर ने बोला है कि आपने यार जो कोल मैं भेज रहा हूँ उसके साथ में इंपोर्टेड कोल को क्या करना है, ब्लेंड करना है, जिससे जो सप्लाई है वो एडिक्वेट लेवल की पहुँच पाए। क्योंकि कोरोना के बाद में उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं थी और गर्मी बहुत जल्दी आ गई, हीट वेव बहुत ज़्यादा हो गई, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी। तो इस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ में यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इसकी ब्लेंडिंग करते हो। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है, और मैंने इसको थोड़ा जल्दी भी बनाया है। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ आपने पॉज करके देख लेना है। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरों के साथ में भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।